थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर छोड़ता हूँ, अगर किसी को याद है तो बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे पता है? एंथैल्पी। एच इक्वल टू ई प्लस क्या था? पी वी। अब डेल्टा एच के लिए लिखे थे डेल्टा ई और डेल्टा पी वी, नहीं, और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई पी टू वी टू और माइनस पी वन वी वन। एग्री? इसका अगर दो केस बना लिया जाए, इफ पी कांस्टेंट, यहाँ ए लिखने के टाइम पे मुझे नहीं पता है कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है वेरिएबल है। ये रिएक्शन, ये मैं एक जनरल थीम लिखा हूँ एंथैल्पी का, राइट? इट इज वैलिड फॉर रिएक्शन एज वेल एज इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर वेयर रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग। एक जनरल मैं लिख रहा हूँ, ओके स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी तो मैं लिखा ही नहीं हूँ। पी वी इक्वल टू आप अभी जस्ट एक चल रहे हैं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिएक्टेंट साइड, अब प्रोडक्ट कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट साइड भी गैसेस सब्सटेंस और प्रोडक्ट साइड भी गैसेस सब्सटेंस। जब रिएक्टेंट साइड में है तब हम प्रेशर ऑफ वॉल्यूम मेजर कर लिए, प्रोडक्ट साइड में है तब प्रेशर ऑफ वॉल्यूम मेजर कर लिए, राइट? रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन। अब अगर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहाँ से ही क्या लिख देंगे? डेल्टा एच इक्वल टू, बोलिए, डेल्टा ए, तो दिस वन इज मोर जनरलाइज। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन यहां तक आइए। एक जनरल थीम था, राइट? आज से यहां से स्टार्ट करना है। हो गया? अब ध्यान रखना है, इफ n इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस, तो जैसे ही ये बात बोलते हैं कि फॉर n इज n कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस, मतलब वहाँ पे यहाँ तक एक जनरल थीम चल रहा था, ओके स्टूडेंट? बट इसके बाद हो गया कि रिएक्शन शायद नहीं हो रहा है, तो ये एक ही गैस है, राइट? तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा पी भी। आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा? अब पी वी इक्वल टू एन आर टी भी तो लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी वी इक्वल टू, और जब एन कांस्टेंट लिख दिए, क्या कांस्टेंट कर दिए? एन कांस्टेंट, तब क्या लिखिएगा? डेल्टा एन आर टी। एन को बाहर ला सकते हैं, एग्री? एन आर डेल्टा टी। इसका मतलब इसको पकड़ के रखना है, ठीक है? इफ टी कांस्टेंट and n is changing, okay?
जनरली ये कब होता है? जब कोई गैसियस रिएक्शन हो। जनरली ये तब होता है जब कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा हो और रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कुछ और हो और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कुछ और हो, राइट? तब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा या फिर से डेल्टा पी वी। अब पी वी इक्वल टू, अगर आइडियल गैस है, उस रिएक्शन में सारा गैस आइडियल गैस है और टी कांस्टेंट कर दिए हैं और एन चेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा पी वी के लिए अब बाहर कौन आ जाएगा? आर और टी, राइट? ऐसे इसका मतलब है कि इसके मतलब क्या डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? इसका मतलब हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके स्टूडेंट? इसका मतलब ए ओरिजिनल था या ए ओरिजिनल था? याद रखना है, ए ओरिजिनल या ए ओरिजिनल? ए। अब यहाँ पे हम लोग किए क्या है कि टी को कांस्टेंट कर दिए, एन चेंज कर रहे थे। जनरली ये तब होता है जब गैसियस रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कुछ और रहेगा, कोफिशिएंट और प्रोडक्ट साइड कुछ और रहेगा, राइट? हो गया? यहाँ तक आ जाइए। यहाँ देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था केमिस्ट्री में? Q प्लस W, राइट? इफ प्रेशर कांस्टेंट देन डेल्टा E इक्वल टू क्या लिखेंगे? QP ना। और कांस्टेंट प्रेशर पे W क्या होता है फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस? माइनस पी डेल वी केमिस्ट्री में। तो QP इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? ठीक है ना? अब यहां देखिए, H इक्वल टू व्हाट? इफ प्रेशर कांस्टेंट देन डेल्टा H इक्वल टू, अब इक्वेशन ए और बी को ऑब्जर्व कीजिए। व्हेन बी कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, व्हेन बी कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, तो क्या बोल सकते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर और चेंज इन एंथैल्पी सेम होता है। चेंज इन एंथैल्पी एक ही कंडीशन में सेम हो जाएगा, हीट के बराबर। कब? जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। किसी को प्रॉब्लम? आपके सामने प्रूफ किया हुआ है, राइट? ये बात मैंने कहां से लिखा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये बात कहां से लिखा? एंथैल्पी के इक्वेशन से, राइट? फ्रॉम ए एंड बी। फिर से एक बार, एक मिनट, चेंज एंथैल्पी अलग चीज है और हीट एक्सचेंज अलग चीज है। बस एक कंडीशन पे दोनों का वैल्यू इक्वल रहता है।
राइट। एक दूसरा बात, चेंज इन इंथाल्पी, इंथाल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट। बट व्हाट अबाउट क्यूपी हीट? हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड प्रोसेस, राइट। इसलिए कभी भी डेल्टा एच के लिए यहाँ पे कोई चीज़ देखिएगा सफिक्स नहीं लगाया रहता है, एक कंडीशन रहता है बट फिर भी ये सफिक्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। एग्री? जो भी स्टेट फंक्शन रहेगा उसमें कंडीशन यहाँ पे लगाने का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे बट ये नहीं लिखेंगे चेंज ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, राइट। तो फ्रॉम ए एंड बी QP इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच। इसका मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पे ही QP और हीट और डेल्टा एच सेम होता है, बाकी कंडीशन पे Q और डेल्टा एच सेम नहीं होगा। एग्री? तो पिछले क्लास में ये भी तो मैंने प्रूफ करके दिखाया था, QV इक्वल टू डेल्टा E, राइट। QP इक्वल टू डेल्टा H हो जाता है और QV इक्वल टू व्हाट? डेल्टा E। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तब इक्वल होगा, बाकी टाइम पे इक्वल डेल्टा E Q के बराबर नहीं रहेगा, सिर्फ इस कंडीशन के लिए। वैसे ही डेल्टा H हीट के बराबर सिर्फ किस कंडीशन के लिए? एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। एग्री? चलिए सब लोग एक्सरसाइज 1 आपको मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, हार्ड कॉपी। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग बनाएंगे। क्लास असाइनमेंट ऐसे आज मैं व्हाट्सएप पे अभी जस्ट शेयर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1, ये शायद स्कूल के एग्जाम के टाइम पे मैं शायद बनवा भी दिया होगा या नहीं बनवाए थे। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ देखिए, हम लोग अब क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 सॉल्व करूंगा। ये तो पक्का पता होगा आपको कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर, और जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ। 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब होता है? और 1 ATM के लिए कितना होता है? इन सबको जोड़िएगा तो 100 न्यूटन मीटर बचा हुआ रहेगा, राइट। और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना जूल होता है? 1 जूल। समझ गए? तो इसको कहीं पे बॉक्स में कर लीजिए, ये आगे हेल्प करेगा। मोटा मोटी 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना जूल लेना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए? 1 जूल। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। एक रिएक्शन दिया हुआ है, राइट। N2 + 3H2 2NH3, व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, और यहाँ पे डेल्टा एच हाउ मच? -92 किलो जूल। एग्री? एक मिनट,
डेल्टा एच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट इंटेंसिव। तो जो डेल्टा एच लिखते हैं उस रिएक्शन के लिए मीनिंग करेगा। इसका कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है कि ए रिएक्शन ऐसा एक कंटेनर में किया जा रहा है जहां पे प्रेशर ऑल द टाइम कांस्टेंट रखा गया है। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब उस कंटेनर का बाउंड्री रिजिड रहेगा या फ्लेक्सिबल बाउंड्री रहेगा। नहीं था कुछ इस टाइप का कंटेनर रेडी किया गया होगा जिसमें फ्रिक्शनलेस लाइट पिस्टन लगा हुआ होगा, राइट। और अंदर और बाहर का प्रेशर को ऑलवेज मेंटेन रहेगा 1 atm है ना। कितना atm दिया हुआ है? तो 40 atm। तो ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे एक वेट रख दिया गया होगा। दैट्स वाई कि प्रेशर पहले से कितना है 40 atm, बट ये फ्रिक्शनलेस है। प्रेशर कम और ज़्यादा मेंटेन करते हुए ऑल द टाइम कितना रखेगा 40 atm। लास्टली कांस्टेंट बोला गया तो कांस्टेंट मान लेंगे। कैसे कांस्टेंट बनाने के लिए कैसा इक्विपमेंट बनाएगा उसका मेरा लुकआउट नहीं है, राइट। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी भी, बट यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो पी को बाहर निकाल लें। पी डेल्टा भी और डेल्टा एच दिया हुआ -92 किलो जूल। के को भूलना नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट के के बारे में केयर ही नहीं करेंगे। के का मतलब होता है 1000, राइट। कितना दिया 40 ना, और चेंज इन प्रेशर कितना दिया हुआ है लीटर एटमॉस्फेयर। तो डेल्टा ही यहाँ से नहीं निकल जाएगा 92 किलो जूल, और इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सहबाज 600 या 60 लीटर एटमेयर। लेकिन एक मिनट, यस किलो जूल को लीटर, ये तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है ना, ये सेम यूनिट रखना पड़ता है प्लस माइनस करने के लिए। तो 60 लीटर एटमॉस्फेयर का मतलब 6000 किलो, 6000 जूल। 6 किलो जूल ना, 60 किलो जूल बोल रहे हैं। 6000 जूल का मतलब 6 किलो जूल, राइट। कितना हो जाएगा -86। समझ गए? ये बहुत टफ क्वेश्चन था, ये तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में असाइनमेंट जो मिलेगा उसमें गलती से 2 ए ऊपर है, S2 ऐसे लिखा हुआ है और O2 ऐसे। आप लोग तो समझ गए है ना। किनका सबसे फास्ट आंसर आता है?
120 आंसर माइनस ही है। हर क्वेश्चन में कुछ सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है। अगर -120 यहाँ देखिए, यहाँ देखना है सबको। डेल्टा एच कैसा प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल कंबाइन होगा तब उतना डेल्टा एच मिल रहा है, -484। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया है? क्या क्वेश्चन में बोला गया व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2 विथ 0.25 मोल ऑफ O2, राइट? 2 मोल का नहीं पूछ रहे हैं, कितना मोल का? 0.5 मोल का। बट यहाँ तो 2 मोल का डेटा दिया हुआ है, तो इसमें 0.5 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करते चले जाएंगे, राइट? कितना हो जाएगा? मैंने थ्रू आउट रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दिया? जो मेरा रिक्वायरमेंट था। तो अगर वहां पे डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये भी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, राइट? आप जिनका भी आंसर है वो यही सोचे है ना आप लोग। तो ये हो जाएगा कितना? -121 किलो जूल। एग्री? इसलिए जो रिएक्शन के सामने जो डेल्टा एच दिया रहेगा, इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीख रहे हैं कि रिएक्शन के जो सामने डेल्टा एच दिया रहेगा वो उसके उस रिएक्शन के कोफिशिएंट के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका कोफिशिएंट हाफ हो जाएगा तो वही रहेगा, राइट? तो अब मेरा डेल्टा एच कितना है? -121 किलो जूल। एग्री? तब इसके लिए डेल्टा एच ये इक्वेशन लगाएंगे। डेल्टा एच सब लोग समझ पा रहे हैं? सारे स्टूडेंट समझे इस बात को? तो डेल्टा एच इक्वल टू अब लगाएंगे डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई और क्या कांस्टेंट है? मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने पहला क्लास ज्वाइन किया था? पहला क्लास थर्मोकेमिस्ट्री का नहीं था, पहला क्लास आज का रेडॉक्स का था। क्यों? बिल्कुल ये सही नहीं है, दिस इज नॉट गुड। अब पीछे सब लोग पीछे छूट जाएंगे ऐसे करेंगे तो दिस इज रीजन। मैं समझ गया कि ऐसे में सब लोग पीछे छूट जाओगे। एक एक क्लास लाइव मेरे साथ रहना है। कल ही आप सारे पेरेंट्स के पास कॉल जाएगा, हर पेरेंट्स का मैं व्हाट्सअप नंबर लूँगा। स्टूडेंट का व्हाट्सअप ग्रुप अलग बना हुआ है, पेरेंट्स का अलग बनेगा। जो मैं अटेंडेंस लूँगा उस पेरेंट्स के व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी पेरेंट्स देख लेंगे कि उनका स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। उसी ग्रुप में असाइनमेंट प्रोजेक्ट का सबमिट कर दूंगा किनका, क्योंकि सबको कॉल बार बार नहीं करते रहूँगा। मैं ऐसा काम स्मूथ करूँगा जिसमें कि पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि उनका बच्चा क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना रहा है नहीं बना रहा है। ठीक है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई तैयारी करिए। बहुत पेरेंट्स का होप रहता है, क्लास 1 से लेकर अभी तक आपके साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट उनका रहता है कि आप एक अच्छे जगह पे जाएं, करियर बहुत अच्छा हो। अभी जस्ट मैं ऐसे ही ब्रेक में 10-5 मिनट के लिए फेसबुक ओपन किया, मैं अपना एक पुराना स्टूडेंट को देखा, आज देखिए कितने बड़ा जगह पे है। ऐसे एक मेरा बहुत प्यारा कह सकते हैं बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रफ्यूज डॉन बॉस्को का, IIT धनबाद से पास आउट होकर पेट्रोलियम ब्रांच, पूरे एशिया में नंबर 1 पेट्रोलियम ब्रांच ISM धनबाद, जिसका पहला नाम था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। वहाँ से जो पेट्रोलियम ब्रांच लेता है अगर उसका 10 पॉइंट 9.5 या 10 पॉइंट रहता है, डायरेक्ट MIT में उसका इंटर्न MS लगता है। 6000 रैंक था वो, एक्चुअली रैंकर था विदिन 500 का, विदिन 500 वाला स्टूडेंट था। इतना हार्ड वर्किंग। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या डायरेक्ट P डेल्टा भी लिख दें? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा भी, राइट?
डेल्टा ई तो निकाल दिए हैं 120। हाँ अभी क्या आपका क्वेश्चन क्या था बताइए। हाँ देखिए मैंने इस पूरे रिएक्शन को कितना से डिवाइड करते हुए चला गया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो इसको भी डिवाइड करना है राइट। तो सर क्यों डिवाइड करना है, ये अगर H है तो इसको हम लोग यहाँ का, तो ये जो H है वो इस रिएक्शन के लिए था, डेल्टा H था। जब इसका 2 मोल राइट 1 kg कोयला जलाएंगे और 10 kg कोयला जलाएंगे, सेम एनर्जी मिलेगा या अलग अलग। वैसे ही चेंज इन एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। इसका 2 मोल था तब डेल्टा H उतना था, अब इसका 1/4 रहेगा तो डेल्टा H वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो पूरे रिएक्शन को मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो उसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा राइट। कोई पूछेगा क्यों डिवाइड करेंगे, तो बोलना ही डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी राइट। इसका मतलब इसका आप 1/2 मोल ले रहे हैं, एग्री। प्रेशर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 atm, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। तो यहाँ पे डेल्टा ई के लिए क्या लिखेंगे, -121 किलो जूल, और प्लस क्या डायरेक्टली 1 किलो जूल लिख दें, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 10 लीटर एटीएम, मतलब 1000 जूल, और 1000 जूल का मतलब 1 किलो जूल, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली यही सिखाने के लिए कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये जो दिया रहता है वो उस रिएक्शन के लिए दिया रहता है, बट इज इट कंपलसरी कि ये जो रिएक्शन दिया रहता है ऑलवेज इतना ही मोल लेते रहेंगे। ये तो रिएक्शन देखिए मोल कॉन्सेप्ट में सिखाए थे ना कि ये तो रिएक्शन होने का तरीका है अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट राइट। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ओनली रिप्रेजेंटेटिव क्या रहता है कि दिस इज द वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज हम 2 मोल ही लेकर ही काम करेंगे, एग्री। हाँ हाँ बोलिए। डेल्टा एच को भी 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ पूरे रिएक्शन को ही 4 से डिवाइड किए हैं, तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेल्टा एच, यहाँ देखिए शुभांकर, ये डेल्टा एच किसके लिए है, जब इसका 2 मोल खत्म हो रहा है राइट। लेकिन क्वेश्चन में कितना मोल के लिए बोला गया है, एक मिनट, क्वेश्चन में कितना मोल के लिए बोला गया है, जरा क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान से। तो हाइड्रोजन को ही रेफरेंस मानकर अगर 2 मोल, 2 मोल्स गिव्स -484 राइट, तो 1 मोल गिव्स व्हाट -484/2, देन हाफ मोल गिव्स व्हाट -484/2 इंटू हाफ, यही करते हैं ना, हो गया सिंपल सा। और किसी को डाउट है कि -120, और किसी का डाउट है कि -121 कैसे हुआ। हाँ ना बोलिए तभी आगे बढ़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। चलो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 3।
आंसर आ गया? क्वेश्चन क्या है? इथाइलिन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? बढ़िया से आंसर तक पहुंचना है, डाउट क्यों है? वेरी गुड, समझने वाले क्वेश्चन समझ भी गए तो आंसर निकाल लीजिए। अब दोबारा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं ना पढ़ाएंगे, राइट? फिर से एक बार, डेल्टा एच जो सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो जब C2H4 का 1 मोल और HCl का 1 मोल रहेगा तब, एग्री? बट एक किसी बैलेंस रिएक्शन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल, बट इज इट कंपल्सरी कि वो उतना ही मोल रिएक्शन में रहेगा? देन हु विल कंट्रोल द होल रिएक्शन? देन फर्स्ट ऑल फाइंड आउट द लिमिटिंग एजेंट, रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा, राइट? भाई जेई का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, जेई का ऑब्जेक्टिव और नीट का ऑब्जेक्टिव में मतलब ये बार बार नहीं बताते रहेगा, क्वेश्चन पूरा मिक्स करके देगा। ये जो डेल्टा एच दिया गया है सभी ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, ये डेल्टा एच किसके लिए है? ये जनरल सबके लिए है या सिर्फ इसका 1 मोल और इसका 1 मोल के लिए है? एंड मास कितना दिया हुआ है? 84 एंड 146। नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा यहां से। इसका कितना? इसका 3 एंड हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? तो सामने ही दिख रहा है। तो द व्हेन रिएक्शन ओवर, तो इसका 0, इसका 1 बचा रह गया ना, ऐसा कितना बना? 3। इसका मतलब है 1 मिनट, यहाँ देखना है सबको, इसका कोफिशिएंट कितना था यहाँ पे? 1। अभिज्ञान देख पा रहे हैं? इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 मोल अगर ये बनेगा तब डेल्टा एच -75, बट मेरे क्वेश्चन में 1 मोल बना है या 3 मोल बना है? तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेल्टा एच यहाँ पे -75 लें या -75 इंटू 3 लें? कोई पूछा है क्यों? तो क्या बोलना है? दिस इज द वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, बट वी हैव 3 मोल, वी हैव प्रिपेयर्ड हाउ मेनी मोल्स? 3 मोल, बिकॉज डेल्टा एच क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है। एच क्या है? एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव? एक्सटेंसिव, राइट? इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। यहाँ पे 1 मोल बना था तब -75 बना, कितना मोल है? 3 मोल बना है। इस क्वेश्चन में यही सिखाया गया है, और सेम क्वेश्चन में लिमिटिंग रेंज का भी कॉन्सेप्ट आ गया, राइट? और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा ए। आप लोग समझ पा रहे हैं बाकी स्टूडेंट? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ए, अब प्लस क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। व्हाट द प्रेशर? 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? P डेल्टा V, देन डेल्टा E इक्वल टू -225, इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 50 लीटर एटीएम हो गया, ठीक है, 5000 हो गया, तो +5, ओके, किलो जूल, -220 नहीं? किसी का आंसर? हाँ बोलिए। डेल्टा एच उधर जा, डेल्टा एच उधर नहीं लेकर गए हैं। ये किसका? राहुल का क्वेश्चन है। डेल्टा एच को उधर नहीं लेकर गया हूँ। अब देखिए तो ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं। चलिए -2 क्या बोले? नहीं, काम चलने से नहीं होगा, रुकिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? उफ। जिनसे क्वेश्चन 3 बन गया, क्वेश्चन 4 बनाएंगे। स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, और डेल्टा एच इक्वल टू -225 आ गया। अब माइनस पी डेल्टा वी के लिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस बिकम्स प्लस 50 लीटर एटीएम, राइट? ठीक है राहुल? अब 50 लीटर एटीएम के बदले हम लोग 5 किलो जूल लिख सकते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा? -225 किलो जूल अब प्लस 5 किलो जूल बिकम्स इक्वल टू व्हाट? -220 किलो जूल। एग्री? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिनसे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट बन गया है वो सेकंड सॉल्व करेंगे। जानिए नेटवर्क ख़राब तो रहता नहीं, देखिए अब क्या कर सकते हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत काम चलने पर है आज के लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बात खास था। 1 मोल ऑफ, यहाँ पे इसको सिर्फ 44 का आंसर आ गया, यहाँ से कुछ सीखे भी। पहला बात था कि नॉन आइडियल गैस था, राइट? नॉन आइडियल गैस। देखिए इसमें ये भी तो हो सकता था कि सर डेल्टा एच 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस। एक मिनट, मैं बोलते रहूँ तो एकदम ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेट होकर। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक गैस है जिसका 1 मोल लिए है, राइट? यहाँ तक बात को समझ में आया? तब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई अब प्लस
डेल्टा पी वी। यहां तक समझ में आ गया? अब कुछ स्टूडेंट ये भी तो काम कर सकते थे कि अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, तो हो सकता है कि वो पीवी इक्वल टू एनआरटी का सोचे, और डेल्टा पीवी इक्वल टू व्हाट, यहां पे कांस्टेंट क्या है, मोल, और एनआर डेल्टा टी लगा दें इसके बदले। समझ गए? बट एक काम नहीं करना है क्योंकि आइडियल गैस नहीं है, समझे? समझे इस क्वेश्चन से क्या सिखाने की कोशिश किया? इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो सर फिर कैसे बनेगा, तो फिर ऐसे बनेगा, पी वी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी नहीं लिखेंगे, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिखेंगे, राइट? इसका मतलब ये जो इक्वेशन था ना, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, ये आइडियल के लिए भी वैलिड रहेगा और नॉन आइडियल के लिए भी वैलिड रहेगा, एग्री? तब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई दिया हुआ है 30 लीटर एटीएम, अब पी टू वी टू कितना 20, अब पी वन वी वन कितना 6, तो हो जाएगा 44 लीटर एटीएम। एक क्वेश्चन बनाने के टाइम पे थोड़ा ऑब्जर्व भी करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग में ये भी आया था कि टेम्परेचर 95 से 245 हो गया, तो एन आर डेल्टा टी भी तो कर सकते थे, बट यहाँ से करने से आंसर नहीं आएगा, और आएगा भी तो रॉन्गली बट करेक्ट रहेगा, राइट? इसको यहाँ पे नहीं लगाना था, समझे? चलिए 4 का सेकंड, एनीवन जिनका आंसर आ गया है? वेरी गुड, दिस इज द आंसर। एक इनका आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड। For the real gas, डेल्टा एच है -560, राइट? इन 10 लीटर rigid vessel at 500 Kelvin, the initial pressure is 70 atm and after the reaction it becomes 40 atm। जैसे ही बोल दिया गया रिजिड वेसल, मतलब व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कीपिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, तो इसका इसी रिएक्शन के लिए दिया गया है फॉर दिस रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। अब यहाँ पे क्या लिखें, डेल्टा पी भी, इसमें भी क्या बाहर निकल जाएगा, भी बाहर निकल जाएगा, नहीं, भी डेल्टा पी, तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच। राहुल ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटा छोटा चीज़ में हम लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, छोटा छोटा चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज होता है, राइट? तो डेल्टा एच कितना था, -560 किलो जूल,
माइनस वॉल्यूम कितना था 10 लीटर, और चेंज इन प्रेशर कितना था, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, डायरेक्टली लिख दें 30 किलो जूल। कैलकुलेट होगा तो वही आने वाला है, राइट। तो इसका मतलब इसमें 4 क्वेश्चन था, 4 या 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश किया गया है, राइट। अब बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसी फार्मूला पे, कौन सा, H इक्वल टू E प्लस PV पे क्वेश्चन लिया गया है, राइट। हो गया। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए सब लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई सिस्टम है जिसका मास m है। हाउ मच, m, और यहाँ पे q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए, क्योंकि नाम ही दिया गया है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। सब लोग सुन पा रहे हैं स्टूडेंट? मैंने बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरा हेडिंग है। अब मैंने मास कितना लिया है, एक सिस्टम माना जिसका मास कितना है m, एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम q, और q अमाउंट ऑफ हीट देने से इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। कहाँ से कहाँ हो गया, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T है। एग्री? तो Q बाई एम को क्या पढ़ेंगे? तो सर चार्ज नहीं, हीट, हीट, हीट पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास, राइट। और इसमें अगर डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे तब क्या पढ़िएगा, हीट। अब हीट का जो यूनिट रहेगा कैलोरी रहेगा तो कैलोरी बोलेंगे, जूल रहेगा तो जूल बोलेंगे, राइट।
इसका मतलब है कि हीट पर यूनिट मास पर डिग्री या पर केल्विन, टेम्परेचर का डिग्री में डिफरेंस और टेम्परेचर का केल्विन में डिफरेंस अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम ही तो रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हीट पर यूनिट मास पर केल्विन या हीट पर यूनिट मास पर डिग्री, राइट। और ये जो लिखे हैं इस पूरे को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब स्पेसिफिक ना, स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका कितना मास लेना है, यूनिट मास, कितना मास के लिए। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज यूनिट मास रहेगा? हो सकता है कि 10 लीटर 10 kg वाटर हो, राइट, तो कोई बात नहीं है। हम लोग को काम करना है 1 डिग्री इंक्रीज के लिए। कितना डिग्री के लिए? 1 डिग्री के लिए। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 1 डिग्री इंक्रीज करेगा। तो कोई बात है, जितना इंक्रीज करेगा उसे डिवाइड कर देंगे और तब हम लोग निकाल लेंगे, राइट। दिस इज द रीजन कि मेरा एक सिस्टम है जिसमें मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, उस क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने से उसका टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी दिखाया, राइट। बट मुझे निकालना था 1 यूनिट मास के लिए और 1 केल्विन के लिए या 1 डिग्री के लिए, बस इतना से मतलब था। तो उसके लिए मैंने इससे डिवाइड किया, एग्री। और इसी को क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना यूनिट मास के लिए होता है? यूनिट मास के लिए, चाहे वो 1 ग्राम हो या 1 kg हो। और कितना डिग्री के लिए, कितना डिग्री इंक्रीज के लिए होता है? 1 डिग्री के लिए या 1 केल्विन के लिए, राइट। बट वो 1 केल्विन डेल्टा टी का मैं वैल्यू बता रहा हूँ। किसका वैल्यू बता रहा हूँ? डेल्टा टी का। उसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि डेल्टा टी टेम्परेचर और डिग्री में सेम होगा। 20 डिग्री से 25 डिग्री हो गया, डिग्री में चेंज कितना? 5 डिग्री। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये तो इतना आसान है कि पूछिए मत। क्या प्रॉब्लम है रोशन कुमार? एक ही बात है ना। चलिए, सबको यहाँ पे समझ में आ गया? ओके। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर आप लोग का इजाज़त हो तो यहाँ पे लैम्डा लगा सकते हैं। लैम्डा क्या है? यस, बिकॉज हीट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट। तो अगर यहाँ पे भी रहेगा तो यहाँ पे उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पढ़ते ही नहीं हैं। घर पे भी रहिएगा तो ये मत सोचिएगा कि अगल बगल में कौन पेरेंट्स हैं, आप बोलते रहिएगा। यहाँ पे भी रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? भी। तो उस टाइम पे क्यू भी तो यहाँ पे एस भी, तो उस टाइम पे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे पी रहेगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एस पी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। यहाँ पे टी तो यहाँ पे क्या? एस टी, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितना? इन्फिनिटी। टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो नीचे वाला तो जीरो हो गया ना। अभी लिखना नहीं है, लिखवाएंगे। और अगर Q जीरो हो गया, Q भी एक प्रोसेस में जीरो होता है जिसका नाम है एडियाबेटिक, राइट। यस, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी जीरो हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे शुभांकर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल, कौन सा मटेरियल? इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी?
गिवन मटेरियल का मतलब गिवन मटेरियल का मतलब कॉपर है तो कॉपर ही रखेंगे, राइट? तो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? क्यों? वेरी गुड कि सर उसमें तो सर मास को फिक्स कर दिया ना, मास को तो आप ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं, राइट? 1 यूनिट मास लेना है तो उसका तो 1 यूनिट मास ऑलवेज फिक्स ही रहेगा गिवन मटेरियल का, राइट? इसके डिफिनेशन में ही ये बात छुपा हुआ था, नहीं? इसका मतलब है, एक लाइन लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल इज ए इंटेंसिव ना? प्रॉपर्टी। चलिए, अगर P कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम पे इसको क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? अगर V कांस्टेंट रहेगा तब उसको क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अन्वेषा ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, ज्योतिस्मिता हजारिका, ओके, क्लास ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, और लास्ट तक रहना भी है सबको, कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट? ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। देखिए, मैं फार्मूला में बहुत आराम से रुकता हूँ, मतलब बिल्कुल टाइम लेकर, क्योंकि इसी से तो मेरा आगे का लाइफ चलेगा। और अगर प्रोसेस एडियाबेटिक रहेगा स्टूडेंट, कौन सा प्रोसेस? तो Q तो 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या बोलिएगा? अब देखिए, प्रोसेस सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, और भी प्रोसेस हो सकता है, बट अभी हम लोग इतना ही देख कर चलते हैं, क्योंकि जनरलाइज तो कर ही दिया। अब लैम्डा को आप चेंज करते रहिए। कभी ऐसा भी तो होगा कि P और T बोथ आर कांस्टेंट, समटाइम्स ऐसा भी सकता है, राइट? अब जैसा कंडीशन रहेगा वैसा काम करेंगे। यहाँ तक ठीक है? क्या Q इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट? और उसी फार्मूला से क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक इसको पढ़िए, क्या है? हीट पर केल्विन या पर डिग्री, राइट? और इस तरफ क्या है? मास ऑफ द सिस्टम इनटू अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम, राइट? इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट पर केल्विन या पर डिग्री इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, राइट? नॉट एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q by delta T
इज कॉल्ड व्हाट? हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इसको मैं बड़ा सा सी से बता दिखा रहा हूं, ठीक है, कैपिटल सी। इसको बॉक्स बना के फार्मूला में रखना है, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा हुआ है ना। एस में कंडीशन रहेगा, बार बार सफिक्स नहीं दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगता है, बट ये तो पता है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट। क्यों? क्योंकि सर एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था, भी तो कंडीशन पे डिपेंड करने लगेगा। राइट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है दिस इक्वल टू दिस है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव, इट डिपेंड्स ऑन मास, राइट। मास ज़्यादा तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा, मास कम। ये तो एक मिनट, ये तो डे टू डे लाइफ का बात है। कोई आपसे बोलेगा कि एक काम करना है, 1 लीटर पानी को 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करना है। कितना डिग्री से? 1 डिग्री से। कितना लीटर को? अब 20 लीटर पानी को 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। सेम गैस खर्च होगा या ज़्यादा गैस खर्च होगा? तो कॉमन सेंस की बात थी, राइट। इसका मतलब है कि, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ कॉमन रखा, पर डिग्री, राइट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, उसमें सब कुछ स्पेसिफाई है कि एक ही यूनिट मास ही लेना है और 1 डिग्री करना है। इसमें एक चीज़ स्पेसिफाई है कि 1 डिग्री करना है, बट 1 डिग्री पूरा सागर का 1 डिग्री करना है, पूरा समुद्र का या 1 लीटर का, ये नहीं पता था। इसका मतलब डिपेंड्स ऑन मास। मास कम तो ये वैल्यू कम, मास ज़्यादा तो ये वैल्यू ज़्यादा। एग्री? तो लिख लीजिए, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन मास। जिसको बॉक्स में कर रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहिएगा। यहां तक हो गया? ओके। देखिए तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, देन m इक्वल टू n इंटू एम। तो क्या m के बदले हम लोग a लिख दें? अब इसको राइट हैंड साइड ऑफ क्वांटिटी को पढ़िए। ऐसे पढ़ेंगे ना, हीट पर मोल पर केल्विन, हीट पर मोल। तो 1 मोल का कैपेसिटी आप बोल रहे हैं, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं, राइट। क्योंकि डेफिनेशन राइट हैंड साइड में जो पढ़ रहे हैं उसी तो वही तो बोलिएगा। तब आप पढ़ रहे हैं क्या? हीट पर मोल पर डिग्री, या भैया हीट पर मोल पर केल्विन। इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल का, राइट। इसका मतलब ये जो है वो कौन सा कैपेसिटी है? मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सा कैपेसिटी? यहां तक किसी को डाउट? इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज व्हाट?
बोलिए, लिखिए मोलर हीट कैपेसिटी, बढ़िया से लिखिएगा। देखते हैं फार्मूला से फार्मूला निकलते हुए चला जा रहा है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट? क्योंकि क्यू के अंदर कंडीशन है। इसको मैं स्मॉल सी से दिखा रहा हूँ, एक लिखने का तरीका। तो यहाँ देखिए, अब इसको, ये भी तो बढ़िया था, ये था यूनिट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम का। मान लेते हैं कि मेरा यूनिट मास, सब लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? ये था यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम। मान लेते हैं, लेट अस सपोज यूनिट मास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी इतना, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब मोलर मास का दिस इंटू दिस कर दिए तो किसका हो गया? मोलर मास का हीट कैपेसिटी हो गया, राइट? इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ग्राम में निकाल लिया जाए, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ग्राम में निकाल लिया जाए, तो उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि वो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाए? सर उसके मोलर मास से, राइट? इसका मतलब क्या, हम लोग इसको स्मॉल सी को अगर हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी अगर बोलते हैं, तो m इंटू एस, राइट? इसका मतलब है कि कहीं पे अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगा मोलर को स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक को मोलर में, तो इसका यूज कर सकते हैं ना? ठीक है। जब मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी, अगर 1 ग्राम में है तो इक्वल टू क्या मिलेगा? मोलर मास। तो एमएस मेरा क्या हुआ? सी हुआ नहीं? एमएस क्या हुआ? यहां से फिर से सी हुआ, एन डेल्टा टी। तो क्या क्यू इक्वल टू एक फार्मूला ये भी तो ले सकते हैं, एन सी डेल्टा टी, राइट? बोलते रहिएगा हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहां से। और अगर एक क्यू पी, तो यहां पे क्या लेंगे? सी पी डेल्टा टी, राइट? जहां पे सी पी को क्या पढ़िएगा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? इस पूरे के बदले मैंने सी लिख दिया, इस पूरे के बदले मैंने क्या लिख दिया? सी, स्मॉल सी। और अगर यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तब क्या लिखेंगे? एन सी भी डेल्टा टी, राइट? हाँ, नहीं, मैंने ए और बी में तो अभी कोई रिलेशन ही नहीं किया, मैं सिर्फ इसी को सी बाई एस कर दिया इक्वल टू एम। ए का सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट कैपेसिटी ओनली। कौन सा? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम तो वैरी कर सकता है ना, कितना मास लिए हैं, राइट? इट डिपेंड्स ऑन मास। 10 kg है तो उस टाइम पे उसका हीट कैपेसिटी अलग है, 20 kg है तो उस टाइम पे उसका हीट कैपेसिटी अलग है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मास, राइट? इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट दैट मास, जिस टाइम पे वो जितना मास आप लेके काम कर रहे हैं उस टाइम का मास पे डिपेंड करेगा। इसका इसके साथ अभी कोई रिलेशन नहीं निकाला हूँ,
जस्ट मैंने एक नाम दे दिया था। इक्वेशन बी शुभांकर, इसको क्या पढ़ेंगे? राइट हैंड साइड को क्या पढ़ रहे थे बोली तो? मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी को मैं स्मॉल सी से इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या है, क्या है बोलिए तो? सर स्मॉल सी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? स्मॉल सी। तो एम इंटू ए सी तो सी है, यस सर। इसलिए मैंने सी इक्वल टू एम इंटू एस कर दिया। कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम के टर्म में दिया हुआ है पर ग्राम, तो उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कितना मास से मल्टीप्लाई करें कि मोलर बन जाए। मोलर मास। बात कर रहे हैं 1 मोल का, तो मास कितना कर लीजिएगा? 10 मोल का? एक मोल का। नहीं, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। बात कर रहे हैं 1 मोल का कैपेसिटी का, तो मास कितना लेंगे नीलांजन? एक मोल का। यस, मोलर मास लेंगे। इसलिए तो स्पेसिफिक में एस में एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एम से। तो कितना मास? 1 मोल का मास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोलर। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम से। यहाँ पे एम क्या है? यहाँ देखिए पूरे सिस्टम का मास है, तब ये हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हो गया। मुझे नहीं पता है कि उस टाइम पर सिस्टम का कितना मास है, राइट? 10 मोल भी हो सकता है, 50 मोल भी हो सकता है, बट यहाँ तो पता है कि सर ये तो 1 ही मोल का मास है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज मोलर मास। ये क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, राइट? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज सब कुछ का रिलेशन निकलेगा? जो मेरा काम कराएगा वही सी बात पे तो करेंगे। बस मैंने ये बोल दिया कि समटाइम्स ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज सिस्टम कंटेनिंग 10 kg। ऐसा हो सकता है ना? तो उस टाइम पे, और अगर एस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? एस, तो सिंपली एस को कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? एम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कहानी खत्म। एक कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपका काम में रहेगा। अब दुनिया में इतने लोग हैं, ये चीज कंपल्सरी सबका सबके साथ कोई ना कोई रिलेशन रहेगा, अंकल और चाचा का। फार्मूला है, अब बाद में कहीं पर रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं देखूंगा इसका। बट यहाँ पे तो कंफ्यूज होने वाला बात नहीं था। मैंने जो ये पढ़ा था ना यहाँ पे, यहाँ देखिए साहबाज, नहीं यहाँ पे रुकूंगा भाई, नहीं तो 2 सी में आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर छोटा सी क्या बड़ा सी। ये देखिए राइट हैंड साइड में फिर से एक बार पढ़ते हैं, हीट पर मोल पर केल्विन, बोलते ही नहीं है, हीट पर मोल पर केल्विन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? इसके बदले मैंने क्या लिख दिया? सी, स्मॉल सी। तो एम इंटू एस इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लोग को बहुत एक फायदा हुआ है, इसका एक एडवांटेज मिलेगा आपको। मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे तो एम, इसका मतलब एस को सी में कन्वर्ट करना हो, सी को एस में कन्वर्ट, इसका यूज कर सकते हैं, राइट? चलिए, यहां तक हो गया? QP इक्वल टू कितना था स्टूडेंट? और QP इक्वल टू क्या है? डेल्टा टी, राइट?
यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू ए लिख सकते हैं। हाँ या ना? लेकिन यहाँ देखिए, एक मिनट, क्यूपी इक्वल टू, फिर से एक बार, डेल्टा एच और क्यूपी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, राइट? दोनों को मिलाकर डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट लोग का क्या होता है, को वो यहाँ पे सी पी देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? तो उनको लगता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर है तभी ये फार्मूला लगाएंगे। अब मैंने बस एक फार्मूला डेवलप करने के लिए इसको कंपेयर किया, बट चेंज इन एंथैल्पी, इज इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है ना। इज इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, पाथ एंड प्रोसेस? इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड प्रोसेस, राइट? इसका मतलब है कि ए डेल्टा एच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सब यहां पे देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे हम लोग डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लिख दिए। बट शहबाज, ये डेल्टा एच क्या जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तभी ये फार्मूला यूज करेंगे या ऑलवेज यूज करेंगे? ऑलवेज यूज करेंगे। बट क्यूपी के लिए, क्यूपी ऑलवेज क्या यूज करेंगे? क्यू के लिए क्या, एक मिनट, क्यू के लिए क्या ऑलवेज यूज करेंगे? जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तभी। बट डेल्टा एच प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो यूज कर सकते हैं, राइट? जस्ट फार्मूला डेवलप करने के लिए मैंने कंपेयर करके डेवलप कर दिया, राइट? कोई पूछेगा ऐसा क्यों? कोई ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा कि डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी है, तो यहाँ तो सी पी मतलब सी पी क्या है? मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो क्या ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी यूज करना है, तब उनको समझाना है नहीं, जस्ट एक फार्मूला ये है, डेवलप किया गया है। बट बिकॉज एच इन स्टेट फंक्शन है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड प्रोसेस। इसका मतलब अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, उस टाइम पे डेल्टा एच निकालना रहेगा, तब भी इसका यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन इस फार्मूला का एक लिमिटेशन ये है कि ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब n कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? n कांस्टेंट रहेगा और cp कांस्टेंट रहेगा। एक मिनट, एक लिमिटेशन है। किससे ये ऊपर था? सबका ऊपर एक बॉस होता है ना। ये ऊपर था किससे? पाथ एंड प्रोसेस से। बट Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और डिपेंड्स ऑन कि मेरा गैस मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीटॉमिक क्या है, राइट? इसका मतलब ये फार्मूला यूज करने का एक लिमिटेशन ये है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। क्या बोलना है? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। फिक्स्ड अमाउंट बोल दिए तो एन मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, बहुत अस्थिर माइंड से काम करना है इस पे। ये फिक्स्ड अमाउंट बोलते ही एन कांस्टेंट हो गया और गिवन गैस बोलते ही सीपी कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर आपका कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? गैसियस रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या एन कांस्टेंट रहेगा? अब बोलेंगे ही नहीं। रिएक्शन अगर हो रहा है, इज इट कंपलसरी कि जितना रिएक्टेंट साइड मोल है उतना ही प्रोडक्ट साइड मोल रहेगा, गैसियस मोल? नहीं। मतलब पहला बात तो एन चेंज हो गया। और अगर गैसियस रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन अगर हो रहा है और गैसियस रिएक्शन है, इट माइट भी, हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड में मोनोटॉमिक हो और प्रोडक्ट साइड में डायटोमिक हो, तो उस टाइम पे सीपी चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई ये फार्मूला कब तक आपको हेल्प करेगा? ये फार्मूला केमिस्ट्री में तो हेल्प करेगा, उससे ज़्यादा हेल्प आपको फिजिक्स में करेगा। जनरली फिजिक्स में केमिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रिएक्शन नहीं हो रहा, राइट? देखिएगा एक्चुअली में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जिसमें रिएक्शन नहीं होते रहेगा, वहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचा जाता है। तो ये फार्मूला में क्या क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। इसलिए रिएक्शन के टाइम पे इस फार्मूला का यूज नहीं करना है, एनसीपी डेल्टा टी। अग्रे? और तो सर करना भी रहेगा तो उसके लिए अलग से फार्मूला डेवलप किया गया है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एग्री?
लिखिए, दिस फार्मूला कैन अप्लाई फॉर ऑल कंडीशन इवन प्रेशर इज कांस्टेंट और नॉट। ये तो पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के आपको कन्फ्यूजन होता रहता है कि जब पी कांस्टेंट रहेगा तभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब भी अप्लाई करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब भी अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तो जीरो ही हो जाएगा। एक मिनट, जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बात बाद में। आप लोग एक्सरसाइज 1 बनाए, यहाँ देखिए, यही तो बात है। एक्सरसाइज 1 बनाए हैं ना, फिर से निकालिए एक्सरसाइज 1। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? वो एक आध क्वेश्चन है ना जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट भी लिखा हुआ होगा। कौन सा, कौन का? यस, 4 का 2, 4 का, बस क्या उसका डेल्टा 0 है? तो सर 4 का नंबर 2 में ये फार्मूला ही काम नहीं करेगा, राइट? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बट एन कांस्टेंट नहीं है, राइट? इसलिए ये फार्मूला किसी दूसरे चीज के लिए दिया गया है और वो कंडीशन रहेगा तब ये 0 दिखाएगा, राइट? समझे मेरे बात को? इसलिए कोई ये नहीं बोलना है कि ये सिर्फ, देखिए फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इस पर इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे डर इस बात का कि फार्मूला आपने देख लिया और टी कांस्टेंट है तब बोल दिएगा 0। वो किसके लिए? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए। बट जो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 था उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस है, रिएक्शन हो रहा है ना, एन चेंज हो रहा है, राइट? एन भी चेंज हो रहा है, सीपी भी चेंज हो रहा है, एन भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है? सीपी भी चेंज हो रहा है। एग्री? इसमें एक और पॉइंट लिखिए, दिस फार्मूला अप्लाई फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। This formula apply for fixed amount of given gas, right? डेल्टा एच इक्वल टू और कांस्टेंट, अगर भी कांस्टेंट रहेगा, एक मिनट पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आता हूं उस पर, ठीक है? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गिवन गैस के लिए डेल्टा एच, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? और इस कंडीशन में अगर बोलेंगे टी कांस्टेंट, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में अगर बोलेंगे टी कांस्टेंट तब आप बोल सकते हैं डेल्टा एच 0, राइट? फॉर दिस कंडीशन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस वेयर देयर इज नो एनी रिएक्शन आर अकरिंग, तब बोलेंगे टी कांस्टेंट तो डेल्टा एच 0, या ऑलवेज डेल्टा टी 0 तो डेल्टा 0, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। एग्री? तो फार्मूला में, फार्मूला कंडीशन ही था कि फार्मूला किसके लिए लगाना है? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। एक कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन जब होते रहेगा तो उसके लिए फार्मूला मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है? रिएक्शन होते रहेगा उसके लिए फार्मूला नहीं दिया गया है। चलिए, हो गया। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है कि ये जब फॉर दिस कंडीशन, यहां देखिए, फॉर दिस कंडीशन अगर भी कांस्टेंट है तो डेल्टा एच क्या लिखेंगे? अभी भी यही लिखेंगे, समझ गए? ऐसा किसी के माइंड में चल रहा होगा सर एन सी भी डेल्टा टी कर देंगे, किसके किसके माइंड में चल रहा है? एक तो सब नहीं है तो फार्म ये नहीं चलेगा, ठीक है?
इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड प्रोसेस और कंडीशन। इसका फार्मूला फिक्स कर दिया फॉर दिस कंडीशन, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस डेल्टा इसका फार्मूला फिक्स NCP डेल्टा T, राइट। एक ही बात को 20 बार बोला हूँ आज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कंडीशन पे स्टेट फंक्शन है, कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। हो गया? यस सर। तो मुझे आप लोग याद दिलाएंगे कि सर आपको QV और डेल्टा E के बारे में बात करना है और फार्मूला डेवलप करना है नेक्स्ट क्लास में, ओके। किसके बारे में बात करना है? QV एंड डेल्टा E। तो आज का क्लास को यहीं पे विराम दिया जाए। हाँ, यस, रिएक्शन अगर होगा तो वहाँ पे दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे। वहाँ पे देख रहे थे एक्सरसाइज फर्स्ट में जब रिएक्शन हो रहा था तो क्या कहीं पे मैंने ये फार्मूला लगाया था? वहाँ पे कहाँ से सॉल्व कर रहे थे? H इक्वल टू ई प्लस पी वी का यूज़ कर रहे थे, राइट। H इक्वल टू ई प्लस पी वी का यूज़ कर रहे थे, एग्री। ये फार्मूला, हाँ इसका आंसर क्लास में बाकी लोग देंगे।